नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है। आपको बता दें कि गांव में 137 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि अभी तक आधे गांव वालों का ही कोरोना टेस्ट स्वास्थ्य विभाग ने किया है, जिसमें संक्रमित मिले व्यक्तियों को घरों में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। आपको बता दें कि गांव में कोरोना का डर लोगों के अंदर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से लोग घर में हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में 2 हफ्ते से कोरोना जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक सिर्फ आधे गांव वालों का ही कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें से 137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि गांव को स्वास्थ्य विभाग ने एक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव मिले व्यक्तियों को कोरोना किट भी मुहैया कराई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको हरिद्वार से दे रहे हैं, जहां एक ही गांव के 137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें ये हालात तब है जब गांव में सिर्फ आधे लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। अभी आधे लोगों का कोरोना टेस्ट होना बाकी है, जिनमें से 137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन लोगों को कोरोना किट भी दी गई है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में कोरोना से संक्रमित केस निकलते जा रहे हैं। वहीं लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं, पर जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल इस आपदा में अवसर को तलाश रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहां तक कि प्रशासन भी कार्रवाई करने से बच रहा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने धर्मनगरी हरिद्वार में ऐसे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक ज्ञापन देकर हरिद्वार के जिलाधिकारी को मेल के द्वारा भेजा है, जिसमें मांग की गई है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर बेतुका बिल बना रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता हेमा भंडारी ने कहा कि जिस तरीके से कई शिकायतें सामने आ रही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर बेतुका बिल बना रहे हैं, जिससे मरीजों के परिवारों को आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मनीष कागरान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपको मनीष, हॉस्पिटलों में लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं मनमाने तरीके से, अब इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ बिल्कुल अलका, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये जो आपदा आई है, ये जो कोविड की जो आपदा आई है, इससे जो कुछ जो हॉस्पिटल हैं, जो निजी हॉस्पिटल है, उन्होंने इससे अपना आपदा में अवसर ढूंढना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत तंग है, पर जिसको कोविड हो गया है वो सरकारी सुविधा है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो बड़ी बदतर है, तो लोग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं। और रुख करने के बाद जब इन हॉस्पिटलों में जब जाया जाता है, तो उसके बाद जब अगर मरीज सही हो जाए तो उसके बाद जो बिल बनता है, तो उसको देखकर ही वो मर जाता है, क्योंकि इतना भयंकर तरीके के बिल ये बनाते हैं, तो जिससे देखकर के कहीं ना कहीं वो एक तरह का आर्थिक बोझ से वो मर जाता है, जिससे कि ये बहुत बड़ी जो दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्योंकि जो हॉस्पिटल है, उन्होंने जो कोविड के जो नियम है या कोविड की जो बिल है, उसकी जो रेट लिस्ट है, वो अपने हॉस्पिटलों में नहीं लगा रखती है। जी मनीष, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो अस्पताल मनमाने तरीके से पैसे वसूलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो प्रशासन इस मामले में क्या कर रहा है? देखिए अलका, अगर बात रहे प्रशासन की, तो प्रशासन भी जानता है कि उनके भी हाथ बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा, जिस तरीके से सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदतर है उत्तराखंड के अंदर, और इसलिए जो प्रशासन है वो बचता है, इन पे कार्रवाई करने से भी बचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लंबे हाथ हैं इन सबके। क्योंकि जितने भी जो लोग हैं वो अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे कि उनको सुविधा मिल सके। पर जिस तरीके से यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, जिस तरीके से हम देखें लूटा जा रहा है लोगों को, ये एक बड़ी दुख की बात है। और कहीं ना कहीं आदमी मर ही रहा है, अगर वो ऐसे नहीं मर रहा है तो वो आर्थिक इनके जो बिल बन करके आते हैं उससे मर रहा है। अलका जी मनीष, जो आम आदमी पार्टी की नेता हेमा भंडारी ने ज्ञापन सौंपा है, उसको लेकर प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? देखिए बिल्कुल, अभी जो आम आदमी पार्टी ने इस तरफ अपना रुख करा है और एक मोर्चा खोल दिया है। जो इस तरह के जो हॉस्पिटल हैं,
जो कि इस तरह के जो बिल बना रहे हैं, मनमाने जो बिल वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। इसके लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया, इसको मेल के द्वारा इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो जिला प्रशासन है वो इस पे कितना कार्रवाई करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अस्पताल मनमाने तरीके से लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, प्रशासन भी इस मामले में मौन है। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की तरफ से आम आदमी पार्टी के ज्ञापन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। मनमानी हो रही है, लूटा खसोटा जा रहा है, कोरोना के नाम पर मरीजों के साथ में जो है बहुत ज़्यादा लूट खसोट हो रही है। तो लगातार ऐसी शिकायतों के चलते हमने आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया ईमेल के द्वारा, और उनसे एक निवेदन किया गया है कि जो पिछले 3 महीने बीते हैं उनमें जितने भी निजी अस्पताल हैं उनका ऑडिट कराया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से है, जहां पहाड़ों में लगातार बरसात से गौला नदी उफान पर है। आपको बता दें कि गौला बैराज से 3300 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। वहीं भारी बारिश के चलते नदी से पानी छोड़ा जा रहा है। गौला नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। बड़ी जानकारी आपको हल्द्वानी से दे रहे हैं, जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से गौला नदी उफान पर है। आपको बता दें कि गौला बैराज से 3300 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। वहीं भारी बारिश के चलते नदी से ये पानी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि गौला नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। प्रशासन की अपील है कि लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। बड़ी जानकारी हम इस वक्त की आपको हल्द्वानी से दे रहे हैं, जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बरसात से गौला नदी उफान पर है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से गौला बैराज से 3300 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश के चलते नदी से ये पानी छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि गौला नदी के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। खबर देहरादून से है, जहां हरक सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में 530 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में से 330 चिकित्सालयों में 10 बेड लगाने का फैसला किया है, जिसमें 5 बेड ऑक्सीजन के बेड होंगे और 5 सामान्य होंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों के पदों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ गांव के लोगों को भी राहत मिल सकेगी। वहीं इन सभी चीजों को लेकर वित्त सचिव से बात की गई है। इसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि देहरादून में हरक सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश में 503 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में से 330 चिकित्सालयों में 10 बेड लगाने का फैसला लिया है, जिनमें से 5 बेड ऑक्सीजन के बेड होंगे, 5 सामान्य होंगे। साथ ही कर्मचारियों के पदों में भी बढ़ोतरी की बात कही है। इससे गांव के लोगों में को भी राहत मिल सकेगी। वहीं इन सभी चीजों को लेकर वित्त सचिव से बात हो गई है। इसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर विकासनगर से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लोगों को कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की सलाह दे रहा है। साथ ही जो भी बिना किसी काम के बाहर घूमता नजर आ रहा है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उनको घरों में रहने की सलाह देती हुई पुलिस नजर आ रही है। आपको बता दें कि विकासनगर में पुलिस प्रशासन लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। बिना मास्क के घूमने वालों पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। विकासनगर में प्रशासन कोविड नियमों का पालन करवाने के लिए पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस प्रशासन जगह जगह पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही जो लोग बिना मास्क के
बाहर निकल रहे हैं, अब बेवजह घूम रहे हैं, उन लोगों के ऊपर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विकासनगर प्रशासन लोगों से बार बार घरों में रहने की अपील कर रहा है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। सेवाओं की दुकानें हैं वो खुली हैं, उसके संबंध में गाइडलाइन है और उसके बाद कम्प्लीटली कर्फ्यू है, जिसको जो बिना वजह के घूम रहे हैं। आज लगभग 25 लोगों को हम लोग अरेस्ट करके लाए हैं, इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान पूर्व में भी चलता आ रहा है और आगे भी अभियान हमारा जारी है। जो भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो कार्रवाई करें। कोविड नियम के तहत होगी। कुछ लोगों ने दुकानें खोली थी और कुछ लोग ये वैसे ही बिना वजह के आवश्यक कार्य के घूम रहे थे, तो इन पर कार्रवाई की जाएगी कोविड नियम। खबर विकासनगर से है, जहां चक्राता तहसील में बादल फटने से बिजनाड़ और कोहला गांव के कई मकान ध्वस्त हो गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मकान ध्वस्त होने से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं रेस्क्यू अभियान में 2 लोगों के शव मिले हैं। आपको खबर हम विकासनगर से बता रहे हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से कई घर चपेट में आ गए हैं, जिनमें से 3 लोगों के घरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिनमें से 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं केदारनाथ की चोटियों में एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बता दें कि लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण केदारनाथ धाम में चल रहे सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य भी ठप हो गए हैं और केदारनाथ धाम के अलावा संपूर्ण रुद्रप्रयाग जिले में बारिश के चलते ठंड भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि मई जैसी गर्मी वाले महीने में जनवरी की ठंडी का एहसास हो रहा है। वहीं केदार घाटी में मौसम के करवट लेने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में भारी बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है, जिससे सीमांत क्षेत्रों के लोग घरों में कैद होने को विवश हो गए हैं। बता दें कि बेमौसमी बारिश से काश्तकारों की धान और मंडवा की फसलों को नुकसान पहुंचने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और चारों तरफ बिल्कुल धुंध मचा हुआ है बारिश का, और इस बारिश से कुछ सर्दी लोग महसूस कर रहे हैं। फिर से कम्बलें बाहर निकल गई हैं, गर्म कपड़े शुरू हो गए हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि जब से ये दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक तो लॉकडाउन ने मार दिया, और यहाँ तो बारिश हो रही है, जिससे तो हमारा तो ये मानना है ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और कुछ परेशानियां होती हैं, जब सूखा पड़ा था, जब 9 महीने तक सूखा रहा, तब भी तो लोग जी रहे थे। तब तो हम लोग ये कह रहे थे कि साहब हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ भगवान भी रूठ गया। और अब बारिश हुई है तो ये तो जो आज 2-3 दिन से हो रही है, ये तो जो ये चक्रवाती तूफान चल रहा है उसके कारण है। ये वैसे ये बारिश अभी होती नहीं है, और ये बारिश जो भी है हमारे आने वाले समय के उत्तराखंड में पिछले 1.5 माह में 16,000 से अधिक बच्चे और 19 साल तक के युवक संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि स्टेट कंट्रोल रूम कोविड-19 की वेबसाइट के मुताबिक इनमें से 9 साल की उम्र के 3,020 और 10 से 19 साल के बीच के 13,393 किशोर शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमण का पहला मामला राज्य में पिछले साल मार्च में आया था। बता दें कि लगभग साल भर में प्रदेश में बच्चों और किशोरों के बीच संक्रमण के कुल 10,740 मामले सामने आए, लेकिन ये 1 माह यानी अप्रैल 2021 तक ये 18,000 का आंकड़ा पार कर गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर पहुंच चुकी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादा नुकसान बच्चों और किशोरों को होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार
बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब जो उत्तराखंड के कोविड सेंटर की जो रिपोर्ट है उसके वो एक बेहद चौंकाने वाली है। जो मामले पूरे साल भर में बच्चों के संक्रमित होने के नहीं आए, वो सिर्फ 1.25 महीने में आए हैं। आपको बता दें कि 9 साल से कम उम्र के 3020 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सिर्फ ये 1.25 महीने का आंकड़ा है, जिसमें 9 साल के बच्चे जो है उसमें 3020 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा बच्चे जो 10 और 19 साल के बीच के किशोर हैं उनमें कोरोना के मामले पाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसको लेकर बेहद चिंताजनक विषय भी है स्टेट के लिए। एक तरफ यहां बात हो रही है कि तीसरा लहर जो है वो आने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं ये आशंका मन में जताते हैं कि उत्तराखंड में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन ये आंकड़े यही जता रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बच्चे कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जो उत्तराखंड के कोविड सेंटर के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बहुत चौंका रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 16,000 से अधिक बच्चे और किशोर जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खास बात यह है कि 9 साल से कम के 3020 बच्चे कोविड पॉजिटिव हैं। आपको बता दें ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर की तरफ संकेत करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं मनीष जी। मनीष, उत्तराखंड में बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। पहली लहर में बुजुर्ग संक्रमित हो रहे थे, दूसरी लहर में वयस्क संक्रमित हो रहे थे, अब तीसरी लहर की बात चल रही है लेकिन अभी आया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में ये नए मामले आ रहे हैं उससे देखकर यही लगता है कि उत्तराखंड में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिस तरीके से जो दूसरी लहर थी इसमें जो युवाओं की बात करी जा रही थी, जो 30 से लेकर 39 ईयर तक के जो युवा थे उनको संक्रमित ज्यादा केस पाए गए हैं। उनका करीबन 24% से ज्यादा उनका रेशियो रहा है कि करीबन इतनी उम्र की जो युवा है ये रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तेजी से करीबन उत्तराखंड के अंदर अभी तक करीबन 3 लाख के आसपास, लगभग 3 लाख के आसपास जो है वो कोविड संक्रमित यहाँ पर हो गए। इस समय अगर हम बात करें तो करीबन 73,000 के आसपास एक्टिव केस यहाँ पर चल रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। पर जिस तरीके से अगर हम बच्चों की बात करें, जो 9 साल तक के जो बच्चे हैं, लगभग 9 साल तक के बच्चे, उनका जो रेशियो है अभी तक 1.6% के करीब है। मतलब जितने संक्रमित अभी तक हुए हैं उनमें से 1.6% के करीब 9 साल तक के बच्चे संक्रमित हुए। ये बड़ी चिंता की बात है और जिस तेजी से बढ़ रहा है ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है अलका। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड के अंदर, हमारे अंदर ये उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य, जो बच्चों से संबंधित जो डॉक्टर है उनकी बहुत कमी है यहाँ पर। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से उत्तराखंड में बच्चों के मामले बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, बच्चों के अंदर उत्तराखंड में चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं उनकी कमी है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं, राज्य सरकार किस तरीके के इंतजाम कर रही है? क्योंकि बार बार चेतावनी दी जा रही है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। दूसरी लहर का हमने देख ही लिया कि कितनी समस्याएं हुई, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में तीसरी, और खासकर ये बच्चों का मामला है, बच्चे इसमें संक्रमित हैं, तो ऐसी स्थिति से सरकार कैसे निपटेगी? अलका, बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की तो बिल्कुल 72 स्वास्थ्य सेवाएं हैं यहाँ पर। पहाड़ों में तो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ना के बराबर है। हम इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था, लोग जानते भी हैं कि जिस तरीके से सिर्फ अगर उत्तराखंड के अंदर सिर्फ एक ही एम्स है जो ऋषिकेश के अंदर है, इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल है जो देहरादून में है और कुछ हल्द्वानी में। तो मात्र 3 सेंटर ऐसे हैं जो हल्द्वानी, देहरादून और ऋषिकेश, ये 3 सेंटर ऐसे हैं जहां पर पूरे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा सिमटी हुई है। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो भाग करके तुरंत यहाँ पर आते हैं। पर जिस तरीके से जो देहरादून है, देहरादून में इस समय दुख महामारी फैली हुई, करीबन 26,000 से ज्यादा एक्टिव केस यहाँ पर इसमें मिल रखे हैं, एक्टिव केस यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। पर जिस तरह से सरकार है, सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को ना तो जो बीच में जो पहली लहर आई थी उसके बीच में जो समय मिला
उस समय को भी सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाई और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं जो उनको बेहतर करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो सेकंड लहर आई है इसमें लोगों की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, हमने खुद देखा है ये 2 साल का कि लोग एक एक बेड के लिए तरस गए कि इनको बेड अवेलेबल नहीं हो पाया। और अगर सरकार से बात करें, सरकारी संस्था से बात करें तो वो ये कहते थे कि घर के अंदर रहिए, क्वारंटाइन में रहिए, इन चीजों का इस्तेमाल करके, क्योंकि सरकार जानती थी कि हमारे पास कोई भी स्वास्थ्य सेवा अवेलेबल नहीं है। पर जिस तरीके से ये बच्चों की जो लहर जो तीसरी कहा जा रही है कि जिस तरह से बच्चे संक्रमित होते हुए अगर हम बात करें तो ये एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए, अगर सरकार ने कुछ नहीं जल्दी से सोचा। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से बच्चे जो होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं, निमोनिया का मामला जो होता है बच्चों में बहुत देखने को मिलता है और खासकर लंग्स से जुड़े हुए मामले ही ज्यादातर सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले में, जो घातक साबित हो रहे हैं लोगों के लिए। और एक तरीके से ये भी एक देखने वाली बात होगी कि लोग कहते हैं कि पहाड़ों में कोरोना नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो बच्चे पाए गए हैं 18,000 के करीब पाए गए हैं बच्चे, इनमें यह भी तो देखना होगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये किन क्षेत्र के बच्चे हैं, पहाड़ी इलाकों में हैं या फिर शहरी इलाकों में हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है। इन बच्चों को वॉच आउट करके बाहर निकालना होगा, देखना होगा, इन तक सुविधाएं पहुंचानी होंगी, ये देखना होगा कि किन क्षेत्रों में ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। तो इस पे भी सरकार को काफी कुछ सोचने की जरूरत है। बिल्कुल अलका, जिस तरीके से बात करें कि अगर हम बात करें कि कोरोना है पहाड़ तक चढ़ गया है, अगर हम पहले फर्स्ट लहर की बात करें तो बहुत ज्यादा तो जिस तरीके से टिहरी और पौड़ी और उत्तरकाशी जो जिले थे यहाँ पर कोरोना संक्रमित केस बहुत कम थे। पर इस बार तो ये जो जिले हैं ये भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं रहा कि इनके अंदर कमी है। करीबन इन जिलों के अंदर भी करीबन 6,000-7,000 के एक्टिव मामले देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड के हर जगह पर, हर स्थान पे कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं और बड़ी बुरी स्थिति है उत्तराखंड की, बदतर स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाएं इस समय बदतर है यहाँ पर। और जिस तरीके से बच्चों की अगर बात करें तो आने वाला खतरा बहुत खतरनाक होने वाला है। इस तरह की सरकार ने अपने हाथ भी खड़े कर रखे हैं क्योंकि किसी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर नहीं दी जा रही है। जो सरकार दावा कर रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, पर वो धरातल पे कहीं भी नजर नहीं आ रही, सिर्फ आंकड़े रह गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इंसानों की जो लोग जिससे संक्रमित हो गए हैं, कोरोना संक्रमित जो लोग हैं, वो उनकी स्थिति बहुत बदतर हो रही है, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं और मौतें हो रही है। अगर हम बात करें अलका कि करीबन 60 से लेकर 69 ईयर तक की जो मौतें हैं उत्तराखंड के अंदर, ये बहुत ज्यादा हुई है। इतने वर्ष की जो लोगों की मौतें बहुत ज्यादा हुई है, तो कहीं ना एक चिंता का विषय है। आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है और इसमें संभल के रहने की बहुत जरूरत है अलका। बिल्कुल मनीष, आपके हरिद्वार में ही एक खबर आपने ही कवर की थी जहां पे एक ही गांव में 137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अभी तक आधे गांव वालों का ही कोरोना टेस्ट हुआ है। बिल्कुल अलका, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से अगर हम फर्स्ट लहर की बात करें तो इसमें जो शहरी जो क्षेत्र थे वहीं तक कोरोना की संक्रमित केस थे, और अगर हम देखें तो गांव-गांव तक ये पहुंच गया है। अगर हम जिस तरीके से हरिद्वार जो जिला पड़ता है, ये एक मैदानी जिला पड़ता है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र काफी है, तो ग्रामीण क्षेत्र भी इस कोरोना से कभी अछूता नहीं रहा है। तो इतनी तादाद में मिल रहे हैं। अगर हम टेस्ट करना चाहें, जबकि सरकार टेस्टिंग बढ़ा नहीं रही है, अगर टेस्टिंग को ज्यादा मामला बढ़ाया जाए तो कई केस ऐसे निकलेंगे, गांव केसेस ऐसे निकलेंगे जो कोरोना से समय संक्रमित है। क्योंकि जो ग्रामीण लोग होते हैं, खांसी जुकाम बुखार अगर हम देखें तो बहुत मात्रा में यहाँ पर फैल रहा है, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र लोग होते हैं वो अपने मेडिकल से या गाँव में जो डॉक्टर होते हैं उनसे दवाइयां ले लेके वो अपने लोग को बढ़ा लेते हैं। पर सरकार को यह सचेत होना चाहिए। सरकार बड़े स्लो तरीके से पहुंच रही है और ये महामारी फैलती जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं फेल है। बिल्कुल मनीष, सरकार कहीं ना कहीं फेल है। सिर्फ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, आंकड़ों से भी सरकार जो है सबक नहीं ले रही है। जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से कि तीसरी लहर आनी बाकी है, तीसरी लहर आएगी और वो बच्चों को अपने चपेट में लेगी। जिस तरीके से उत्तराखंड में बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सिर्फ 1.25 महीने में 18,000 के करीब बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो ये काफी चिंताजनक विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उत्तराखंड के हालात बिल्कुल ही खराब नजर आ रहे हैं, बच्चे
भी संक्रमित मिल रहे हैं। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि उत्तराखंड की सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर मसूरी से है, जो 2 दिनों से हो रही है लगातार बारिश, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि देहरादून मसूरी मार्ग पर गोली पावर हाउस के पास भूस्खलन हुआ है। वहीं भूस्खलन के कारण रास्ता जाम हो गया है। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते मलबे को जेसीबी को हटाने में दिक्कत आ रही है। बड़ी जानकारी आपको मसूरी से दे रहे हैं, जहां 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं जनजीवन इसकी वजह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देहरादून मसूरी मार्ग पर ग्लोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन हुआ है। वहीं भूस्खलन के कारण रास्ता जाम हो गया है। आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते मलबे को हटाने में जेसीबी को दिक्कतें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको मसूरी से दे रहे हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जनजीवन बारिश की वजह से अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि देहरादून मसूरी मार्ग पर ग्लोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण रास्ता पूरी तरीके से जाम हो गया है, जबकि तेज बारिश के चलते मलबे को हटाने में जेसीबी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर लक्सर से है, जहां मौसम का बदला मिजाज। आपको बता दें कि प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान पर बादल छाए, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई है। तापमान में गिरावट भी देखने को मिली है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि गंगा किनारे के फल और सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। लगातार 2 दिन से पूरे इलाके में बारिश हो रही है। बड़ी जानकारी आपको लक्सर से दे रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज बदल चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं साथ में चल रही हैं, साथ ही झमाझम बारिश भी कई इलाकों में हो रही है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन गंगा किनारे की फल और सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां लगातार 2 दिनों से राजधानी में बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आपको बता दें कि बारिश में उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात है। बड़ी जानकारी देहरादून से दे रहे हैं, जहां लगातार 2 दिनों से राजधानी में बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में भी उत्तराखंड पुलिस के जवान तैनात हैं। खबर चमोली से है, जहां जिले के में बुधवार से लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे के पास भारी मलबा आने से पूरा रास्ता बंद हो गया। वहीं पहाड़ी पर से सड़क में पानी आने से एक ट्रक बीच में ही फंस गया, जिसके बाद किसी तरह ट्रक ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने बचाव का काम शुरू कर दिया है। अभी अतिवृष्टि के कारण लामबगड़ में जो गधेड़ा है हमारा चौकी के पास में ही, तो वहाँ पर ये सूचना मिली है कि वहाँ पर रोड ब्लॉक हो गई है और एक ट्रक फंसा हुआ है। तो मैंने एसडीआरएफ को सूचित कर दिया है। ट्रक में अभी कोई भी व्यक्ति नहीं है और कुछ ही देर में बीआरओ के द्वारा वो रोड को खोल दिया जाएगा। खबर चमोली से है, जहां शहर के बाद कोरोना ने गांव में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसमें नारायणबगड़ विकासखंड के डंगरी पैतौली निवासी मनीष भंडारी ने विदेश में रहते हुए अपने गांव के लिए सैनिटाइजर, मास्क आदि भेजे हैं, जिन्हें उनके माता पिता महावीर सिंह भंडारी और उनके सहयोगी ग्राम पंचायत में घर घर जाकर लोगों को बांट रहे हैं। तो हमारे बच्चे ने थोड़ी सी सुझाव दिए हैं कि इस महामारी में मतलब कि कुछ करो पिताजी। हमने कहा कि क्या करें, चल तू ही बता। तो उन्होंने कही कि भारी सामान क्या उठाना है, साग सब्जी राशन पानी, चलो ये सैनिटाइजर और ये मास्क थोड़ी घर घर जाके वितरण कर दो। और बाकी हमने वो कहा कि सही है, तो उसी ने अपने माध्यम से देहरादून से भिजवाया है सारा सामान। ये आज ये हमारे साथ जयवीर सिंह और ये सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं बांटने में। आज हमारा विश्व पूरे देश भर में कोरोना महामारी फैली हुई है और हमारे गांव हमारी ग्राम पंचायत भी इस कोरोना महामारी के चपेट में आ चुकी है। तो हम मेरे पूरे ग्रामवासियों से यह निवेदन है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें,
जैसा कि हमारे चाचा जी श्री मनीष भंडारी जी ने हमारे गांव को सहयोग देते हुए मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।